ये कहानी है शबपुराम गांव की। वहाँ एक पंडित रहते थे जिनका नाम था पंडित हरिदास। हरिदास जी थोड़े मूर्ख थे, परंतु उनकी पत्नी पार्वती बहुत चतुर थी। उसी गांव में एक लालची सेठ भी रहता था, सेठ लालचंद, जो धोखाधड़ी के कारण गांव के लोगों को अक्सर ठगता रहता था। ये लो घास और पैसे, ये घास गाय को डाल देना और पैसे काका को दे देना। मैं कल कुछ राशन उधार लाई थी ना, ये उससे के पैसे हैं। मैंने जो कहा वो समझ गए ना? ये घास गाय को डाल देना और ये पैसे काका को देना। हाँ हाँ, मैं सब समझ गया, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर पंडित हरिदास घर से निकल जाता है। पंडित हरिदास एक नंबर का बुलाकर और मूर्ख व्यक्ति था। अब पार्वती ने क्या कहा था? हाँ, उसने कहा था ये पैसे गाय को देना है और ये घास काका को देना है। पंडित हरिदास पैसों को गाहे के चारे वाली टोकरी में डाल देता है और घास को अपने साथ लेकर काका की दुकान की ओर निकल पड़ता है। काका जी, ये लीजिए आपकी घास। अरे मेरी कौन सी घास है? मैंने कब तुमसे घास मंगवाई? अरे आपने ही तो मंगवाई थी। मेरी पत्नी ने कहा काका जी को घास देनी है। अरे तुम्हारी पत्नी ने घास नहीं, पैसे देने को कहा होगा। कल वह मुझसे कुछ सामान उधार ले गई थी, उसी के पैसे देने को कहा होगा पार्वती जी ने। लाओ मुझे मेरे पैसे दो। पर नहीं काका जी, मुझे ठीक से याद है, आपको घास ही देनी है। ये लीजिए अपनी घास और दे दीजिए मुझे इसके पैसे। मैं इस घास के पैसे दूं? तुम पागल तो नहीं हो गए? बल्कि मैं इस घास का क्या करूंगा? काका जी, ये तो आपको पता होगा ना, घास तो आपने मंगवाई है, मैं कैसे जान सकता हूँ? अरे क्यों सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब कर रहे हो? मैंने कोई घास नहीं मंगवाई है, ये अपनी घास लेकर जाओ यहाँ से। नहीं काका जी, ये घास आपने ही मंगवाई है और आपको ही लेनी होगी। अरे काका जी, हमें भी सामान दो, कब से खड़ा हूँ। हाँ भैया देता हूँ। देखो पंडित, ये मेरी घास नहीं है, तुम इसे यहाँ से ले जाओ। नहीं काका जी, ये आपकी ही घास है। मैं इतनी दूर से आपके लिए घास लेकर आया हूँ और मेरी पत्नी ने कहा था कि आपको ये घास देनी ही है, और ये आप घास रखिए और मुझे इसके पैसे दीजिए। अरे भाई, सुबह सुबह किसका मुंह देखकर उठा था जो इस मूर्ख से पाला पड़ा है? इससे तो मेरी सारी दुकानदारी खराब हो जाएगी। सारे ग्राहक लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है, ये लो पंडित जी, तुम्हारे इस घास के पैसे, और अपना घास भी यहाँ से ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। नहीं काका जी, मैं बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ, मैं मुफ्त की कोई चीज नहीं लेता। ये घास आप अपने पास रखिए, मैं बस ये पैसे ले जा रहा हूँ। ये लो पैसे। ये कैसे पैसे हैं? और मैंने तुम्हें जो पैसे दिए थे वो तुमने लाला जी को दे दिए ना? अरे काका जी ने तो दिए हैं ये पैसे। जो तुमने घास दिए थे ना, वो मैंने काका जी को दे दिए और बदले में उन्होंने मुझे ये पैसे दिए। बड़ी मुश्किल से उनसे ये पैसे लिए हैं, देने को ही तैयार नहीं हो रहे थे। वो घास तुमने लाला जी को दे दी, तो पैसों का क्या किया? पैसे तो मैंने गाय को खिला दिए। अरे ऊपर वाले, मेरी भी मति मारी गई थी जो मैंने इनको किसी काम के लिए कहा। अरे पैसे भी कोई गाय को खिलाता है क्या? गाय पैसे नहीं घास खाती है। अरे मैंने तो ये सोचा ही नहीं, आखिर वो गाय उन नोटों को कैसे खाएगी और इतने नोटों में उसका पेट कैसे भरेगा। अरे ऊपर वाले, मैं क्या करूं इस इंसान का? इससे अच्छा था शाम को वक्त निकालकर मैं ही काका जी को पैसे दे आती। दोस्तों, आपने गांव के पंडित की एक झलक तो देख ही ली। अब हम आपको इस गांव के लालची सेठ के घर की एक झलक दिखाते हैं। एक हफ्ता होने को आया, अभी तक मेरे हाथ में गांव का कोई मूर्ख नहीं लगा, जैसे मैं अपनी बातों की माया के जाल में फंसाकर उसे मूर्ख बनाकर उसे ठग सकूं। चलो गांव में थोड़ा घूम कर आते हैं, आखिर कौन बनेगा मेरा अगला शिकार। अरे शमू भाई, आप यहाँ? बरसों बाद दर्शन हो रहे हैं आपके। कहाँ रहते हो इन दिनों? और मैंने सुना है कि तुम्हारी बीवी मायके चली गई है। हाँ लालचंद, बिल्कुल सही सुना है तुमने। वह उसके मायके में उसके भाई की शादी थी तो वह वहीं गई थी। तो तुम नहीं गए अपनी बीवी के साथ अपने ससुराल? नहीं, मैं नहीं गया, मरना है क्या उसके साथ जाकर। सारे दिन यहाँ घर में रहकर परेशान करती रहती है। कभी ये लेकर आओ, कभी वह लेकर आओ, कभी इधर जाओ तो कभी उधर जाओ। अगर मायके में लेकर चली गई तो सारा दिन मायके का काम कराती रहेगी, इसीलिए मैं नहीं गया। और वैसे भी वह घर पर नहीं है तो मुझे कोई रोक टोक नहीं करता। बस आराम से रात में सोता हूँ और दिन में यहाँ अपने यार दोस्तों के साथ गप्पे मारने और लड़ाई झगड़े करने के लिए आ जाता हूँ। अच्छा, तो खाना कौन बनाता है तुम्हारे लिए जब बीवी ही मायके गई हुई है तो? हाँ, बस खाने की ही तो दिक्कत है। वह नहीं है तो बाहर से खाना खरीद कर खा रहा हूँ। इसे 2-3 दिन बाद ही उससे वापस ले आऊंगा।
मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है। जब तक तुम्हारी बीवी मायके से ना आ जाए, तुम मेरे घर आकर खाना खा सकते हो। मेरी बीवी बहुत ही स्वादिष्ट खाना पकाती है। मैं तुम्हें तीनों टाइम बहुत अच्छा खाना खिलाऊंगा। जैसे सुबह के खाने में मटर पनीर की सब्जी, उसके साथ रायता और गर्मा गर्म पूरियां खिलाऊंगा। दोपहर के समय मूंग दाल का हलवा और रात में बिरयानी के साथ ठंडी ठंडी लासी। कहो कैसा लगा मेरा प्रस्ताव? यह लालचंद बहुत ही चालाक इंसान है। अभी इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहा है। अगर इसके घर 2 दिन भी खाना खा लिया तो मेरे घर में जितना पूरे महीने में राशन पर पैसे लगते हैं, वो सारे पैसे मुझे सिर्फ 2 दिन के खाने में देने पड़ेंगे। ना बाबा ना, इसके घर खाने से अच्छा है मैं यहाँ बाहर खा लूं। नहीं लालचंद, अभी कुछ पिछले दिनों से मेरा पेट बहुत खराब चल रहा है, तो तुम्हारे घर का इतना स्वादिष्ट खाना हजम नहीं कर पाऊंगा। हकीम साहब ने मुझे सिर्फ खिचड़ी खाने की सलाह दी है, वो तो मैं यहीं खा लेता हूँ। यहीं पास में जो काका का ढाबा है, मैं तो वहीं पर खिचड़ी खाता हूँ। 20 रुपए में बहुत अच्छा खासा पेट भर जाता है और पेट भी खराब नहीं होता इतना हल्का खाना खाने से। लगता है ये शमू तो चालाक इंसान है। ये ऐसे मेरे जाल में नहीं आएगा। चलो किसी और को ही अपना अगला शिकार बनाता हूँ। जब सेठ लालचंद गांव का पूरा चक्कर लगाने निकलते हैं तो वह देखते हैं कि एक पेड़ के नीचे कुछ व्यक्ति बातें कर रहे होते हैं। उनमें एक व्यक्ति होता है पंडित हरिदास। अरे मैं इस मूर्ख पंडित हरिदास को कैसे भूल गया? आखिर गांव का सबसे बड़ा मूर्ख तो यही है। मेरी नजरों से कैसे बच गया? ऐसा सोचकर सेठ लालचंद वहां से चला जाता है। अगले दिन सेठ लालचंद पंडित हरिदास को अपने जाल में फंसाने की योजना बनाता है। उसने सोचा कि पंडित की मूर्खता का फायदा उठाकर उसे ठगना आसान होगा। सेठ ने पंडित हरिदास को अपने घर बुलाया और कहा, पंडित जी, आप तो हमारे गांव के ज्ञानी पुरुष हैं। मुझे आपसे एक सलाह चाहिए। मेरे पास एक अनमोल हीरा है। इसे मैं बेचना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इसकी सही कीमत नहीं पता। क्या आप इसकी कीमत बता सकते हैं? पंडित हरिदास बिना कुछ सोचे समझे कहा, सेठ जी, मैं तो हीरों की पहचान नहीं करता, पर मेरी पत्नी पार्वती इस मामले में जानकार हैं। मैं उसे लेकर आता हूँ। हाँ क्यों नहीं, जाओ जाओ, तुम अपनी पत्नी को भी ला सकते हो। मैं भी तो देखूं उसे कितनी हीरो की पहचान है। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। पंडित की पत्नी भी क्या कर लेगी? वह भी तो एक साधारण औरत ही है। मैं अपनी चालाकी वाली बातें करके उसे भी बेवकूफ बना दूंगा। फिर मैं ये हीरा बेचकर एक मोटी रकम कमा लूंगा और पंडित को तो समझ ही नहीं आएगा कि उसके साथ क्या हुआ। पंडित हरिदास अपने घर लौटकर पार्वती से कहता है, पार्वती, सेठ लालचंद के पास एक अनमोल हीरा है। उसने मुझे उसकी कीमत बताने को कहा, पर मैंने उससे कह दिया कि तुम इस मामले में जानकार हो। सेठ लालचंद बहुत चतुर आदमी है, उसने जरूर कुछ चाल चली होगी। तुम उसे हमारे घर बुलाओ और हीरे को यहाँ देखने को कहो। पंडित हरिदास वापस सेठ लालचंद के घर जाता है और उससे कहता है, सेठ जी, मेरी पत्नी कहती है कि वह हीरे को हमारे घर पे देखना चाहती हैं। आप हीरा लेकर हमारे घर आइए। सेठ लालचंद ने सोचा अब तो पंडित हरिदास पूरी तरह फंस चुके हैं। वह हीरा लेकर पंडित हरिदास के घर पहुंचा। पंडिताइन जी, यह है वह अनमोल हीरा। कृपया इसकी सही कीमत बताएं। पार्वती उस अनमोल हीरे को अपने हाथ में लेती है और उसे दीवार पर रगड़ती है। जैसे ही वह हीरे को रगड़ती है, पार्वती समझ जाती है कि यह हीरा नकली है। इसके बाद वह सेठ लालचंद को यह बताती है, सेठ जी, ये तो नकली हीरा है। अरे ये तुम कैसी बात कर रही हो? जब ये अनमोल हीरा तुम्हारे हाथ में आ गया तो ये नकली हो गया। लाओ, मुझे मेरा हीरा वापस करो। ये लीजिए सेठ जी, आपका हीरा। वैसे भी हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे ये नहीं, वह दूसरा हीरा जो मैंने तुम्हारे पति को दिया है, वह वापस करो। सेठ जी, आपने तो मुझे कोई हीरा नहीं दिया। ये एक ही हीरा था जिसकी आप मुझसे कीमत पूछ रहे थे। इसके अलावा आपसे कोई हीरा नहीं लिया। अच्छा, मैं सब समझ रहा हूँ तुम्हारी चाल। तुमने वह हीरा छुपा दिया है और पैसे देने का वक्त आया तो तुम मेरे इस हीरे को नकली बता रहे हो। तुम दोनों मुझे अभी के अभी मेरा हीरा वापस करो या उसके पैसे दो। किस बात के पैसे सेठ जी? जब ये कह रहे हैं कि इन्होंने आपका हीरा लिया ही नहीं, तो इनके पास आपका हीरा कैसे आएगा? और अगर हमने आपका हीरा लिया भी होता तो वो हमारे पास ही होता ना। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तुम भी इसमें अपने पति के साथ मिली हुई हो। तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे। अब लगता है इसका फैसला पंचायत को ही करना पड़ेगा। मैं तुम दोनों ही शिकायत पंचायत में लगाऊंगा कि किस तरह तुम लोगों ने मेरी हीरे की चोरी की। ये बात अब पंचायत तक पहुंच जाती है। पंडित हरिदास, तुमने सेठ लालचंद का कोई हीरा लिया है और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास अब हीरा नहीं है। नहीं मुखिया जी, मैंने सेठ लालचंद से कोई हीरा नहीं लिया। मुझे बहुत अच्छे से याद है, इन्होंने मुझे बस हीरे की कीमत पूछी थी और मैंने उन्हें यही कहा था कि मुझे हीरो की पहचान नहीं है, मेरी पत्नी को ज्यादा पहचान है।
नहीं सेठ जी, पूरा गांव जानता है कि पंडित हरिदास बहुत बड़ा मूर्ख है। इसने मुझसे एक हीरा लिया था और कहा था कि पैसे घर आकर ले लेना, लेकिन जब मैं पैसे लेने इसके घर गया तो इसने मना कर दिया और कहा कि उसने कोई हीरा नहीं लिया है। नहीं मुखिया जी, ये सेठ लालचंद बिल्कुल झूठ बोल रहा है। हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि ये सेठ लालचंद खुद घर चलकर आए थे अपने हीरे की कीमत लगाने। और जब मैंने कहा कि इनका हीरा नकली है तो ये कहते हैं मेरे पति ने इनसे और हीरे लेकर कहीं छुपा दिए हैं। लेकिन मुखिया जी, मैं अपने पति को अच्छे से जानती हूँ। हाँ, वह थोड़े नादान और बुलाकर जरूर हैं, पर ये कभी चोरी नहीं कर सकते। ये सब इस सेठ लालचंद की चालाकी है। वैसे भी गाँव के हर एक व्यक्ति को पता है सेठ लालचंद की चालाकियों के बारे में। अच्छा लालचंद, तो तुम बता सकते हो कि तुम्हारा हीरा कैसा था? क्या उस हीरे जैसे कोई और हीरा तुम्हारे पास है? नहीं मुखिया जी, एक ही हीरा था मेरे पास जो इस हरिदास ने ले लिया है। तो ठीक है, अब इसका फैसला पंचायत ही करेगी। जैसा कि सेठ लालचंद का कहना है कि उनके पास एक ही हीरा था जो पंडित हरिदास ने चोरी कर लिया है, और अब तुम दोनों के घरों की छानबीन की जाएगी। अगर उसके घर से वह हीरा मिला तो वह ही असली चोर है। ये सुनकर सेठ रामलाल घबराता है। अरे यह तो उल्टा पड़ गया। पार्वती तो बहुत ही चतुर और समझदार निकली। हीरा तो मेरे पास ही है और मैंने उसे घर पर रखा है। अगर मेरे घर की छानबीन हुई तो वह हीरा जरूर सबके सामने आ जाएगा और सबको मेरा सच पता चल जाएगा। काश मैं उस हीरे को कहीं बाहर छुपा दिया होता। अब मैं क्या करूं? अगर सच सबके सामने आ गया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और कोई मेरा विश्वास ही नहीं करेगा। मुखिया जी, जाने दीजिए, मैं इस बात को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता। वैसे मैं मेरा हीरा लेकर ये कौन सा रातों रात अमीर बन जाएंगे। मैंने इन्हें माफ किया मुखिया जी। मुझे कोई इनके घर से तलाशी नहीं चाहिए। नहीं मुखिया जी, अब तो आप तलाशी ले ही लीजिए। हम एक इज्जतदार लोग हैं, भले ही कम कमाते हैं और हम एक ईमानदारी की रोटी खाते हैं। वैसे भी ये चोरी का इल्जाम लेकर हम चैन से सो ही नहीं पाएंगे। अब तो आप इसकी छानबीन कर ही लीजिए। दोनों के घर की छानबीन होती है। आखिरकार वही होता है जो सच है। सेठ लालचंद के घर से वह हीरा मिल जाता है और उस हीरे की पहचान की जाती है तो पता चलता है कि ये हीरा नकली है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इतनी पैसे वाले होकर भी तुम इन बेचारे लोगों को परेशान करते हो, उन पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसे करते हुए? जो तुमने किया है अब इसका तुम्हें भुगतान करना होगा, और इसके लिए अब तुम्हें जमीन का एक छोटा सा हिस्सा हरिदास को देना होगा। इस तरह से लालचंद का चेहरा सबके सामने आ जाता है और लालचंद अपने आप को बहुत ही आनबानिक महसूस करता है। हरिदास जी, हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। सेठ लालचंद जैसा झूठा इंसान कभी किसी को ठगने से बाज नहीं आता। हमें अपनी चालाकी से ही ऐसे लोगों से बचना होगा।